अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया दिल और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। खला में हम किस तरह बिजली पैदा करते हैं? आपका जवाब सूरज होगा, लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सूरज की रोशनी जमीन के बाहर खला को एक्सप्लोर करने में इंसानों की एनर्जी की जरूरियात को पूरा नहीं कर सकती। अगर हम खला में जाना चाहते हैं तो हमें अपने साथ न्यूक्लियर रिएक्टर्स ले जाना होंगे। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह बहुत से काबिल लोग इस मंसूबे को अमली जामा पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। खला को एक्सप्लोर करने और न्यूक्लियर पावर के दरमियान मौजूद ताल्लुक की सबसे बेहतरीन मिसाल कैलिफोर्निया में मौजूद एक कंपनी रेडिएंट है। ये कंपनी डॉग ब्रेन्योर नामी शख्स ने कायम की। इस कंपनी के क़याम से कबल ये शख्स 12 सालों तक स्पेस एक्स कंपनी में इंजीनियर की खिदमत सर अंजाम देता रहा। इस दौरान इस शख्स ने कंपनी की कई संजीदा मंसूबों पर काम किया। जब डॉग ने स्पेस एक्स कंपनी को सन 2007 में ज्वाइन किया तो इस वक्त स्पेस एक्स कंपनी अपने फैल्कन 1 नामी रॉकेट को बनाने की कोशिश में मसरूफ थी। फैल्कन 1 को कामयाबी से इसके मदार में दाखिल करने के लिए 4 बार कोशिश करना पड़ी। डॉग इन्हीं इंजीनियर्स में से थे जिन्होंने चौथी बार कामयाबी से अपने मदार में दाखिल होने वाले रॉकेट के बूस्टर पर काम किया। इसके बाद डॉग ने फैल्कन 9 नामी रॉकेट के लॉन्च के लिए ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम को बनाने और नस्ब करने पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने ग्रास हॉपर नामी प्रोजेक्ट पर भी काम किया। ये प्रोजेक्ट स्पेस एक्स कंपनी की जानिब से रॉकेट्स के लैंड और टेक ऑफ करने के लिए बनाया जाने वाला पहला प्रोजेक्ट था। इसके साथ साथ उन्होंने फैल्कन 9 रॉकेट का बूस्टर बनाने में भी मदद की जो लैंड करने के लिए टांगे रखता था। इसके साथ साथ उन्होंने इलॉन मस्क के खुफिया मार्स प्रोजेक्ट पर भी काम किया। ये सब बातें जाहिर करती हैं कि डॉग ब्रेन्योर एक काबिल और ज़हीन इंसान है। इनके पास ऐसे आइडियाज हैं जिन्हें किसी भी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डॉग इलॉन मस्क के सबसे बड़े सपोर्टर हैं जो ये चाहते हैं कि इंसानों को जमीन के अलावा किसी दूसरे सैयारे पर बसाया जा सके। इलॉन मस्क के साथ काम करते हुए डॉग ने जो बात जानी वो ये थी कि इंसानों को मरीख या चांद पर आबाद करने के लिए सोलर एनर्जी काफी नहीं होगी। इसे उन्होंने एक मिसाल से बयान किया कि फर्ज करें आप मरीख पर एक ऐसा रॉकेट उतारते हैं जिसमें वो तमाम सहूलतें और जराए मौजूद हैं जिन्हें मरीख की जमीन से ज़खायर निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। फर्ज करें कि इस रॉकेट में ज़रूरत के मुताबिक फ्यूल भी मौजूद है, लेकिन इस फ्यूल को इस्तेमाल करने के लिए जिस इजाफी एनर्जी की जरूरत होगी वो एनर्जी हासिल करने के लिए हमें मरीख की सतह पर 3 फुटबॉल ग्राउंड जितने इलाके पर सोलर प्लेट्स नस्ब करना होंगी। इसके साथ ही हमें बहुत सी बैटरियों की जरूरत भी पड़ेगी जिनकी एनर्जी स्टोर करने की कैपेसिटी कई मेगावाट हो। इसके मुतबादिल आप एक माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर को इस्तेमाल करके अपनी जरूरत की सारी एनर्जी बासानी हासिल कर सकते हैं। डॉग और इसकी टीम रेडिएंट कंपनी में इसी मंसूबे पर काम कर रहे हैं। इनका पहला प्रोडक्ट एक ऐसा माइक्रो न्यूक्लियर रिएक्टर होगा जिसे बासानी किसी भी ट्रक या जहाज में रखकर कहीं भी ले जाया जा सकेगा। ये एक ऐसा रिएक्टर होगा जिसे समंदर की तह से किसी बुलंद और बाला पहाड़ की चोटी तक ले जाया जा सकेगा। अगर रेडिएंट कंपनी एक ऐसा रिएक्टर बना लेने में कामयाब हो जाती है जिसे जमीन पर कहीं भी ले जाया जा सके तो इसके बाद इसका अगला टास्क एक ऐसा रिएक्टर बनाना होगा जिसे खला में भेजा जा सके। किसी भी रिएक्टर को खला में भेजना इस मंसूबे का आसान हिस्सा होगा। इस मंसूबे का मुश्किल हिस्सा यूनाइटेड स्टेट्स जैसे मुल्क में न्यूक्लियर पावर की फील्ड में एक बिल्कुल नई चीज इजाद और टेस्ट करना होगा। स्पेस एक्स कंपनी मुसलसल नए स्टारशिप रॉकेट बना रही है जिनका डिजाइन तकरीबन एक सा होता है। ये कंपनी रॉकेट बनाती है, इसे टेस्ट करती है और टेस्ट के दौरान कई रॉकेट्स क्रैश होते हैं। क्रैश होने वाले रॉकेट्स को फिर से बनाकर टेस्ट के लिए जमीन से खला में भेजा जाता है। लेकिन अगर एक न्यूक्लियर रिएक्टर टेस्ट के दौरान फटता है तो इसे दोबारा नहीं बनाया जा सकता क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर का फटना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है और इसे फिर से बनाकर टेस्ट करने में मुसलसल इस बात का खतरा रहता है कि आया इस बार ये टेस्ट कामयाब होगा या नहीं। इसलिए न्यूक्लियर रिएक्टर के टेस्ट के दौरान एक बार होने वाली नाकामी बहुत बड़े नुकसान का बाइस बन सकती है। यही वजह है कि अमेरिका जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क में भी न्यूक्लियर एनर्जी पर काम करने के लिए बाकायदा इजाजत लेना जरूरी है। रेडिएंट कंपनी चाहती है कि वो पहले की निस्बत मुनफरिद डिजाइन वाले सस्ते और छोटे न्यूक्लियर रिएक्टर बनाए। अगर इन खुसूसियात को मद्देनजर रखें तो कंपनी को ये मंसूबा मुकम्मल करने में अभी बहुत ज्यादा वक्त दरकार है। रेडिएंट के अलावा रोल्स रॉयस जैसी बड़ी कंपनियां भी माइक्रो रिएक्टर बनाने के मंसूबे पर काम कर रही हैं। इस कंपनी का नजरिया रेडिएंट के मुकाबले में जरा एडवांस है। रोल्स रॉयस माइक्रो रिएक्टर के 3 अहम हिस्सों पर तवज्जो मरकूज किए हुए है।
पहला हिस्सा फ्यूल है जिसके जरिए हीट पैदा की जाती है। दूसरे हिस्से में इन टेक्निक्स पर काम किया जा रहा है जिनकी मदद से इस हीट को एक हिस्से से दूसरे हिस्से में मुंतकिल किया जाएगा। तीसरे हिस्से में इस टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है जिसकी मदद से हीट को बिजली में तब्दील किया जाता है। हाल ही में यूके की खलाई एजेंसी ने रोल्स रॉयस कंपनी को 5 मिलियन बरतानवी पाउंड का फंड दिया है। रोल्स रॉयस इस दहाई के आखिर पर अपने रिएक्टर को खला में टेस्ट करने का इरादा रखता है, लेकिन रोल्स रॉयस वो पहली कंपनी नहीं होगी जो कि ये तजुर्बा करने जा रही है। आप ये जानकर हैरान होंगे कि खला में इस वक्त भी एक न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है जिसकी उम्र तकरीबन 60 साल है, यानी ये पिछले 60 सालों से खला में मौजूद है। खला को एक्सप्लोर करने की कई मंसूबों के साथ अमेरिका 1950 से 1960 के दरमियान खला में न्यूक्लियर रिएक्टर भेजने के मंसूबों पर भी काम कर रहा था। इस मंसूबे का नाम स्नैपशॉट था। ये बहुत से लोग नहीं जानते कि ये मंसूबा किस हद तक कामयाब रहा। इस वक्त भी खला में हमारे सरों के बिल्कुल ऊपर एक न्यूक्लियर रिएक्टर मौजूद है जो साइज में तो काफी छोटा है मगर बड़ी अहमियत का हामिल है। जिस प्रोजेक्ट के तहत इस न्यूक्लियर रिएक्टर को खला में भेजा गया था, इसका मकसद ये था कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स की मदद से खला में मौजूद सैटेलाइट्स को जरूरी पावर मुहैया की जा सके। इस मंसूबे में स्नैप का मतलब सिस्टम्स फॉर न्यूक्लियर ऑक्सिलरी पावर है। ये मंसूबा नासा, यूएस एयरफोर्स और एटॉमिक एनर्जी कमीशन के इश्तराक से शुरू किया गया। इस मंसूबे के तहत सीजियम आयन थ्रस्टर को भी टेस्ट किया गया। सीजियम आयन थ्रस्टर सबसे पहला प्रोपल्शन सिस्टम था जिसे बिजली के जरिए चलाया जाता था। स्नैपशॉट के जरिए 2 एटॉमिक सोर्सेज पर तहकीक की जा रही थी। इस प्रोग्राम के एक तरफ रेडियो आइसोटोपिक डिके को देखा जा रहा था जो कि कुदरती अमल है जिस दौरान कुदरती तौर पर अनस्टेबल एटम्स में से हीट की सूरत एनर्जी और पार्टिकल्स का इखराज होता है। इस हीट को थर्मोकपल की मदद से इलेक्ट्रिकल पावर में तब्दील किया जा सकता है। यह अमल इस वक्त तक जारी रहता है जब तक कि एटम स्टेबल ना हो जाए। दूसरा तरीका जिस पर रिसर्च हो रही थी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का था। ये एक ऐसा अमल है जिसमें यूरेनियम के एटमों से तेज रफ्तार न्यूट्रॉन टकराते हैं जिसके नतीजे में यूरेनियम एटम टूटता है और बहुत ज्यादा मिकदार में एनर्जी खारिज होती है। इस तरीके को इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा एनर्जी हासिल होती है, लेकिन ये तरीका बहुत ही कम्प्लेक्स है। इस प्रोग्राम पर बहुत ज्यादा काम किया गया और बिल आखिर अमेरिका स्नैप 10A नामी न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने में कामयाब रहा। इस रिएक्टर को 1961 में बनाया गया। एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना जिसे इस वक्त के सैटेलाइट्स के अंदर फिट किया जा सके और वो 500 वॉट पावर भी पैदा कर रहा हो, इंतहाई मुश्किल काम था। इस रिएक्टर में यूरेनियम की बहुत बड़ी मिकदार इस्तेमाल की गई। इस रिएक्टर में जो फ्यूल मौजूद था इसमें यूरेनियम की मिकदार 93% थी। ये मिकदार न्यूक्लियर बमों से भी ज्यादा है क्योंकि इनमें भी 80% यूरेनियम मौजूद होता है। वहीं अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात की जाए तो इनमें जलने वाले फ्यूल में से 3 से 5% तक यूरेनियम पाया जाता है। लॉन्च के लिए सैटेलाइट में लोड करने से कबल इस रिएक्टर में 5.5 किलो वजन के कुछ रॉड्स डाले गए जिनमें यूरेनियम को भरा गया था। 3 अप्रैल 1965 को यूएस एयरफोर्स ने न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर को जमीन के बाहर एक मदार में छोड़ा। ये रिएक्टर जमीन की सतह से 1300 किलोमीटर यानी 800 मील के फासले पर एक मखसूस मदार में छोड़ा गया। ये रिएक्टर इक्वेटर के बजाय जमीन के पोलर रीजन्स के गिर्द एक मखसूस मदार में चक्कर लगा रहा था। साइंसदानों के मुताबिक इस रिएक्टर को 1 साल की मुद्दत के लिए जमीन के गिर्द मखसूस मदार में छोड़ा गया था, लेकिन ये सिर्फ 43 दिनों के बाद ही टूट फूट का शिकार हो गया। इसकी वजह स्पेसक्राफ्ट में लगा एक वोल्टेज रेगुलेटर था जिसने ठीक से काम करना बंद कर दिया था। इस न्यूक्लियर रिएक्टर से हासिल होने वाली पावर से स्पेसक्राफ्ट में लगे इलेक्ट्रिक आयन इंजन तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद फेल हो गए। अब अगर आप इस बात से डर रहे हैं कि खला में एक तबाहशुदा न्यूक्लियर फिशन रिएक्टर तैर रहा है तो घबराइए नहीं, क्योंकि ये रिएक्टर अगले 5700 सालों तक हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल नहीं हो सकेगा। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मज़ीद दिलचस्प, इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।